Hello everyone, now I am talking about cell organelles. इसमें सबसे पहले हम सेल थ्योरी की बात करें तो सेल थ्योरी के 3 पोस्टुलेट से पहला है कि ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब सेल से मिलकर ही बनते हैं। दूसरा है सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ ये लाइफ, ये इसी से मतलब लाइफ की शुरुआत होती है सेल से। तीसरा है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो नया सेल बनेगा वो पुराने सेल से ही बनेगा। उसके बाद हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें और मल्टी सेल्युलर की बात करें। यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल, यहाँ पर क्या होगा, जो एक ही सेल है वो ही अलग अलग वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करेगा, और ये लेकिन हम अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते, हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते हैं यूनिसेल्युलर को। मल्टी सेल्युलर में क्या होता है, अलग अलग सेल्स होते हैं और ये अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इसलिए मल्टी सेल्युलर है। इसीलिए सेल ऑर्गेनेल्स हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो यूनिसेल्युलर होता तो कोई सेल ऑर्गेनेल्स होते ही नहीं, मल्टी सेल्युलर में ही हम अलग अलग ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे। उसके बाद में किसी भी सेल की 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। ये 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं किसी भी सेल के। अब हम ये बात करें कि अगर कोई सॉल्यूशन है, इसके अंदर हम एनिमल सेल को रखते हैं और ये अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक मतलब जिसका कंसंट्रेशन कम है, हाइपरटोनिक मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा, आइसोटोनिक मतलब दोनों का कंसंट्रेशन सेम। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो ये एनिमल सेल है, ये यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, तो ये क्या होगा, स्वेल हो जाएगा। लेकिन अगर वही हम एनिमल सेल की जगह अगर प्लांट सेल रखें तो प्लांट सेल में क्या होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन यहाँ से इसमें एनिमल सेल में मूव करेगा तो एनिमल सेल थोड़ा स्वेल हो जाएगा, थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इस प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है ये कैसी होती है, रिजिड, ये रिजिड सेल वॉल होती है, तो यहाँ पर शेप में कोई चेंज नहीं आएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। लेकिन अगर इसी को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की जगह प्लांट सेल को हम रख दें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, ये है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो सेपरेट हो जाएगी सेल वॉल से, सेल वॉल अलग रह जाएगी और सेल मेम्ब्रेन हमारी थोड़ी श्रिंक हो जाएगी, और इस फेनोमेना को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। अब हम एक एक ऑर्गेनेल्स की बात करें तो सबसे पहले न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस जो रहता है वो सेल के सेंटर में रहता है, और इसमें जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं वो कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाते हैं, वो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं इस तरीके से। और प्रोकैरियोट्स में हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं न्यूक्लियस को। उसके बाद हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, ऐसे तो डिटेल में बहुत है लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है मैं सिर्फ यहाँ पर वही डिस्कस कर रही हूँ। तो हम नेक्स्ट अब अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, मतलब ER, ये जो है ये इसमें नेटवर्क होता है ट्यूब्यूल्स का, जो कि न्यूक्लियस से ही एसोसिएटेड रहती है। सपोज ये न्यूक्लियस है तो यहीं से इस तरीके से इनका एसोसिएशन रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये सारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं, और मैमेलियन आरबीसीज में प्रेजेंट नहीं होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें भी 2 होते हैं, RER और SER। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है और ये लिपिड सिंथेसिस करता है, लिपिड फॉर्म करता है, और साथ में ये डिटॉक्सिफिकेशन के भी सेल के काम आता है। उसके बाद मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारा प्रोटीन और लिपिड को फॉर्म कर रहा है, इनका फॉर्मेशन कर रहा है। नेक्स्ट ऑर्गेनेल की मैं बात करूँ तो आता है गोल्जी बॉडीज़। तो जो गोल्जी बॉडीज़ होते हैं ये हमारे फ्लूइड फिल्ड ट्यूब्यूल्स होते हैं, कुछ इस तरीके से ऐसे ट्यूब्यूल्स होते हैं गोल्जी बॉडीज़ के, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही एसोसिएटेड रहते हैं। साथ में जो इनमें प्रोटीन होता है वो इसी से लिया गया होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडीज़ को प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करता है,
मतलब जो इन्होंने प्रोटीन प्रोड्यूस किया वो फिर इसको गोल्जी बॉडीज़ को ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पे प्रोटीन का कुछ मॉडिफिकेशन होता है और प्रोटीन जो रहते हैं वो स्मॉल वेसिकल के फॉर्म में रह जाते हैं, जो ट्यूब्यूल्स हैं ये कुछ इस तरीके से होते हैं। और फिर ये जो ट्यूब्यूल्स के एंड ये बल्ज आउट हो जाते हैं, मतलब ये यहाँ से ब्रेक हो जाते हैं और ये इस तरीके से वेसिकल के फॉर्म में आ जाते हैं। और इस वेसिकल, ये जो वेसिकल है अब ये ही प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, इसलिए हम गोल्जी बॉडीज़ को स्टोरेज एंड पैकेजिंग यूनिट ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोरेज एंड पैकेजिंग यूनिट ऑफ सेल। उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन होती है हमारी, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसका इस तरीके से ये ऐसा क्रिस्टी होते हैं। इसमें ये इनर मेम्ब्रेन में ये इसलिए होता है ताकि इससे सरफेस एरिया बढ़ता हो। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा मतलब F1 पार्टिकल ज़्यादा, F1 पार्टिकल ज़्यादा मतलब मोर ATP प्रोडक्शन, ATP का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आता है हमारा प्लास्टिड। प्लास्टिड में हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम कहते हैं किचन ऑफ सेल। नेक्स्ट आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मतलब कोई कलर पिगमेंट होगा जो कि इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करता है। इंसेक्ट कलर्स को देखकर पॉलिनेशन करते हैं, क्योंकि वो इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं तो इस तरीके से पॉलिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट मतलब ये नट्स में प्रेजेंट होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट भी अलग अलग होते हैं। अगर ये लिपिड को स्टोर करते हैं तो वो हो जाते हैं ओलियोप्लास्ट, अगर स्टार्च को स्टोर करते हैं तो वो हो जाते हैं अमाइलोप्लास्ट, और जो अगर प्रोटीन को स्टोर करते हैं तो वो हो जाते हैं प्रोटीनोप्लास्ट। नेक्स्ट आता है हमारा लाइजोसोम। जो लाइजोसोम है ये हमारा वेसिकल ही होता है एक तरीके से, और इसके अंदर डाइजेस्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये किससे प्रोड्यूस होता है? ये हमारा आरिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही प्रोड्यूस करता है। और जो वेसिकल होता है ये हमारा गोल्जी बॉडीज से ही फॉर्म होता है, जो अभी हमने पहले देखा। इसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं, क्योंकि सुसाइडल बैग क्योंकि ये अपने आप को किल कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स वेसिकल जैसे ही होते हैं, ये वेसिकल जैसे ही होते हैं, लेकिन इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ी पतली होती है, तो जिसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। उसके बाद डाइजेशन एक्सक्रीशन का काम करता है वैक्यूल। वैक्यूल भी अलग अलग होते हैं। एमीबा में जो होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। नेक्स्ट होता है हमारा फूड वैक्यूल जो फूड को स्टोर करता है, और एक होता है हमारा गैस वैक्यूल। तो जो गैस वैक्यूल होता है ये एक्वाटिक प्लांट्स में होता है, क्योंकि प्लांट्स में कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ना जो एक्वाटिक प्लांट्स जो पानी में तैरते हैं, तो ये गैस वैक्यूल की वजह से ही वो पानी में फ्लोट कर पाते हैं, उनको बायंसी प्रोवाइड करता है गैस वैक्यूल। तो इस तरीके से ये मेन कुछ पॉइंट्स थे ऑर्गेनेल के, ऐसे तो बहुत सारे फंक्शंस है। तो दिस ऑल अबाउट सेल ऑर्गेनेल्स।